A very good morning, good evening to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy, starting with next segment of winding up, and that is a very important segment for winding up. Starting with section number 326 and section number 327. These two sections, that is 326 and 327, are to be read together, to be understand together. सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, 327 पे आते हैं. 327 को पहले देखते हैं. 327 बात करता है प्रेफरेंशियल पेमेंट की. 327 इज अबाउट व्हाट? प्रेफरेंशियल पेमेंट. अब 327 बोलता है कुछ चीज़ों का प्रेफरेंशियल पेमेंट होना चाहिए. वहीं अगर मैं आ जाऊँ किस पे, 326 पे, तो वहाँ की हेडिंग क्या है? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट. वहाँ पे हेडिंग क्या है? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट. दैट मीन्स दिस सेक्शन 326 ओवरराइड्स 327. जो सेक्शन 326 है वो किसको ओवरराइड कर रहा है? 327 को ओवरराइड कर रहा है. एंड इट इज़ सेइंग दैट 326 के अकॉर्डिंग पहले पेमेंट होगा. ये जो प्रेफरेंशियल पेमेंट 327 में दिए हैं उसके ऊपर पहले कुछ चीज़ों को पे करना है. दैट हैज़ बिन गिवन इन सेक्शन नंबर 326. नाउ 326 कौन से प्रेफरेंशियल पेमेंट की बात करता है? तो 326 कहता है वर्क्समैन ड्यू पे करना है. क्या पे करना है? वर्क्समैन कंपनसेशन या फिर वर्कमैन ड्यू पे करना है. वर्कमैन ड्यू भी पे करना है. तो सपोज वर्कमैन ड्यू 36 मंथ का ड्यू है. वर्कमैन ड्यूज कितने हैं? 36 मंथ के ड्यू हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 326 सिर्फ 24 मंथ के जो हैं, 24 मंथ के वर्कमैन ड्यू प्रायोरिटी में क्या होंगे? पे होंगे. जो 24 मंथ के वर्कमैन ड्यू हैं वो प्रायोरिटी में पे होंगे अंडर सेक्शन 326. तो यहाँ पे सबसे पहले 327 में जो भी प्रेफरेंशियल पेमेंट बोले हैं उसे ओवरराइड करता है 326. 326 में लिखा है कि आपको ओवरराइड करना है वो सारी चीज़ें जो 327 में कही है और 326 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट करना है. जिसमें पहला पेमेंट क्या है? वर्कमैन ड्यू. वर्कमैन ड्यू कितना पे करना है? इवन अगर 4 ईयर्स का भी ड्यू हो, 5 ईयर्स का ड्यू हो, 7 ईयर्स का ड्यू हो, लेकिन वर्कमैन जो है वर्कमैन ड्यू सिर्फ 24 मंथ्स का क्या होगा? पे होगा. कितने मंथ का पे होगा? सिर्फ और सिर्फ 24 मंथ्स का वर्कमैन ड्यू क्या होगा? पे होगा. नाउ सपोज 36 मंथ का क्या है? वर्कमैन ड्यू है. 24 मंथ का तो प्रायोरिटी में पे हो जाएगा. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 12 मंथ? तो ये जो रिमेनिंग 12 मंथ है, इस रिमेनिंग 12 मंथ का क्या करना होगा? ये आपका ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में. ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में. बेसिकली ऑल आर क्रेडिटर्स. जिन जिन को पे करना है सभी की सभी क्या है? क्रेडिटर्स हैं. पर जिन जिन को पे करना है सभी की सभी क्रेडिटर्स हैं. हाउएवर द थिंग इज़, इसमें भी जो प्रायोरिटी पे आते हैं वो वर्कमैन ड्यू आता है. और वर्कमैन ड्यू में भी प्रायोरिटी पे सिर्फ 24 मंथ्स के वर्कमैन ड्यू क्या होंगे? पे होंगे. इसके साथ साथ क्या पे करना है? इसके साथ साथ आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पे करना है. एक तो वर्कमैन ड्यू को पे करना है और साथ ही साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है. वाई द फोकस इज ऑन वर्ड साथ साथ ही पे करना है? बिकॉज हेयर इट हैज़ बिन रिटर्न वर्कमैन ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर. यहाँ पे क्या लिखा है? वर्कमैन ड्यू लिखा है एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखा है. तो वर्कमैन ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या है? सपोज हमको असेट, देखो हम पेमेंट कैसे करते हैं वाइंडिंग अप में? असेट्स जो होती हैं, असेट को सेल करते हैं, उससे जो भी रियलाइजेशन आता है, असेट को सेल करके जो भी क्या आता है? रियलाइजेशन आता है. उस रियलाइजेशन से हम क्या करते हैं? उस रियलाइजेशन से हम लोग पेमेंट करते हैं किसको? क्रेडिटर्स को. तो सपोज जो असेट सेल की, असेट सेल करके जो रियलाइजेशन है इट हैज़ बीन ओनली 56 लाख. ये रियलाइजेशन कितना है? 56 लाख का. हाउएवर व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू पे टू द वर्कमैन ड्यू. वर्कमैन ड्यू मुझे कितना पे करना है? सपोज वर्कमैन ड्यू टू बी पेड इज़ 30 लाख. एज वेल एज सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करना है? 70 लाख. दैट मीन्स लेट इट बी 40 लाख. सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करना है? 40 लाख. दैट मीन्स टोटल पेमेंट कितना है? 70 लाख. और हमारे पास अमाउंट कितना है पे करने के लिए? इट्स हैज़ बीन ओनली 56 लाख. तो यहाँ बोल सकते हैं असेट इज़ लेस देन द वर्कमैन ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर. और जब ये सिचुएशन आती है कि असेट रियलाइजेशन इज़ लेस देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यू, तो यहाँ पे कैसे पे करना होगा? यहाँ पे पेरी पासो पे करना होगा. यहाँ पे क्या करना होगा? पेरी पासो पे करना होगा. मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में पे करना होगा. इसे क्या करना होगा? हमें इक्वल प्रोपोर्शन में. नाउ व्हाट इज़ द इक्वल प्रोपोर्शन?
इक्वल प्रोपोर्शन ये है कि जहाँ पे सपोज करो कितना ड्यूज़ है हमारा, यहाँ पे कितना ड्यूज़ है, ओवरऑल ड्यू कितना है 70 लाख है, ओवरऑल ड्यू कितना है 70 लाख है। तो कैसे लिखा जाएगा, जब 70 लाख का ड्यू है ओवरऑल तो 56 लाख का क्या हो सकता है, पेमेंट हो सकता है। तो सपोज जहाँ पे 30 लाख का ड्यूज़ है तो पेमेंट कितना हो सकता है, तो 56 लाख डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 30 लाख। दिस इज़ नथिंग, क्लास 6 का यूनिटरी मेथड है। जब मेरे पास ड्यू क्या है, मेरा ड्यू 70 लाख है तो 56 लाख मेरे पास क्या है, असेट रियलाइजेशन है। तो 30 लाख के ड्यूज़ पे असेट रियलाइजेशन कितना, तो दिस विल कम टू व्हाट, लेट अस कैलकुलेट, ये कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 70 इंटू 30, दिस विल कम टू 24 लाख। इसका मतलब 30 लाख मुझे वर्कमैन ड्यू को पे करने थे, बट व्हाट आई कैन पे इज़ 24 लाख। मैं अब कितना पे कर सकती हूँ, सिर्फ 24 लाख। तो 56 माइनस 24 बचा हुआ 32 लाख किसका है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का है। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड पेरी पासो, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो दिस इज सेक्शन नंबर 326। ये बोलता है कि अब ये पेमेंट कब तक करना होगा। सपोज असेट्स वगैरह सेल कर दी, तो असेट सेल करने के बाद कब तक पे करना होगा, तो यहाँ पे कहा है जैसे ही असेट आप सेल करते हो, असेट सेल करने के बाद 30 डेज़ के अंदर, असेट को सेल करने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो असेट सेल करके 30 डेज़ के अंदर इन प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को क्या करना है, पे करना है। दिस हैज़ बिन गिवन वेयर इन सेक्शन नंबर 326। वर्कमैन ड्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, वर्कमैन ड्यू वेजेस हो सकता है, वर्कमैन ड्यू सैलरी हो सकता है। चाहे वेजेस आप टाइमली बेसिस पे करो, चाहे वेजेस पीस वर्क पे करो, या फिर जो सैलरी अर्न वगैरह की जा रही है, कमीशन अर्न किया जा रहा है, लेकिन वर्कमैन अर्न कर रहे हैं। भले ही वर्ड सैलरी लिखा है लेकिन दे किसको रहे हैं, वर्कमैन को दे रहे हैं। हॉलीडे रेम्यूनरेशन वर्कमैन को जा रहा है, डेथ के कारण कुछ जा रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रीज़न से कुछ जा रहा है। अगर वॉलेंट्री एमलगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन नहीं है कंपनी का, एमलगमेशन जो हो रहा है, कंपनी अगर वाउंड अप हो रही है वॉलेंट्री, क्यों, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन रीज़न है, एमलगमेशन रीज़न है, इसके अलावा छोड़ के अगर कोई डेथ का रीज़न है, डिसेबिलिटी का रीज़न है, या फिर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, इनका पेमेंट, ये सारे के सारे क्या आते हैं, वर्कमैन ड्यू में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग 326 क्या कर रहा है, 327 के प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को क्या करता है, ओवरराइड करता है। 326 क्या करता है, 327 के प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को ओवरराइड करता है। नाउ व्हाट हैज़ बीन गिवन इन 327, अब 327 में क्या दिया है, तो 327 का सेक्शन कहता है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे ही आपने 326 का पेमेंट कर दिया, एज यू हैव डन द पेमेंट ऑफ 326, अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है सबसे पहले पिछले 12 मंथ्स का। अब ये 12 मंथ कहाँ से काउंट होंगे, तो ये 12 मंथ काउंट होंगे रेलिवेंट डेट से। रेलिवेंट डेट से क्या होंगे, 12 मंथ काउंट होंगे। तो बोलते हैं रेलिवेंट डेट के पहले के 12 महीने में, रेलिवेंट डेट के पहले के जो 12 महीने में जो भी लैंड रेवेन्यू आपको पे करना है गवर्नमेंट को। ना व्हाट इज़ लैंड रेवेन्यू, मतलब किसी भी टाइप का टैक्स, किसी भी टाइप का सेस जो 12 नॉटिकल माइल्स में आप इंडिया की गवर्नमेंट को आपको कुछ भी पे करना होता है, वो होता है लैंड रेवेन्यू। तो किसी भी तरह का टैक्स पे कर रहे हो, किसी भी तरह का सेस पे कर रहे हो, किसी भी तरह के ड्यूज़ पे कर रहे हो, रेलिवेंट डेट से पहले के 12 महीने के जो ड्यूज़ हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ना व्हाट इज़ रेलिवेंट डेट ओवर है, यहाँ पर रेलिवेंट डेट क्या है, तो रेलिवेंट डेट बोलता है कि सपोज जहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया, जहाँ पे क्या किया, प्रोविजनल लिक्विडेटर क्या किया गया है, अपॉइंट किया। तो जहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया, उस डेट से पहले के 12 महीने का जो भी ड्यूज़ है वो, अगर सपोज करो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ है लेकिन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप आ गया, वाइंडिंग अप का डायरेक्ट ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप वहाँ से पहले के 12 महीने के लो। प्रोविजनल लिक्विडेटर भी अपॉइंट नहीं हुआ, ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप भी नहीं है, वॉयलेंट्री वाइंडिंग अप का केस है। केस क्या है, वॉयलेंट्री वाइंडिंग अप। तो जहाँ पे वॉयलेंट्रीली वाइंडिंग अप हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, वॉयलेंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा, जिस दिन डिसाइड किया है, जिस दिन डिसीजन लिया है वॉयलेंट्री वाइंडिंग अप का, कमेंसमेंट जो भी किया है, जिस दिन डिसाइड किया है, तो कंपनी ने जहाँ से वॉयलेंट्री वाइंडिंग अप क्या किया है, कमेंस किया है, कमेंस टू बी वाइंड अप वॉयलेंट्री बिफोर द डेट अंडर आईबीसी। आईबीसी के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, डेट
लेंगे और उससे पहले के क्या करेंगे 12 महीने, उससे पहले के 12 महीने में क्या होगा, जो भी टैक्सेस वगैरह ड्यू होंगे, लैंड रेवेन्यू ड्यू होंगे, वो पे करना है। सेकेंड लेवल पे एम्प्लॉय आता है, यहाँ पे वर्कमैन नहीं है, इसके बाद एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय की पिछले 12 महीने में जो भी सैलरी ड्यू हो उसमें से भी सिर्फ 4 महीने की सैलरी ली जाएगी और एक एम्प्लॉय को 20,000 से ज़्यादा का पे नहीं होगा। पर मंथ जो पे है वो कितना जाएगा, 20,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 12 मंथ्स की सपोज करो, 12 क्या 24 मंथ्स की भी अगर सैलरी ड्यू है लेकिन पिछले 12 महीने में से 4 महीने का क्या देंगे, पेमेंट करेंगे, उसमें भी 20,000 के अबाव नहीं जा सकते पर एम्प्लॉय के पेमेंट के लिए। इफ़ 12 मंथ्स का ड्यू है, 4 मंथ्स तो ले लिया हमने किस में, प्रेफरेंशियल पेमेंट में, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 8 मंथ्स। तो रिमेनिंग 8 मंथ का जो भी ड्यू होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे जाएगा। वो कहाँ जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। इसके अलावा कोई भी हॉलीडे रेम्यूनरेशन है एम्प्लॉय का, डेथ के कारण हुआ है कुछ, या फिर पर्सन क्लेम कर रहा है, या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में गया है, या फिर किसी अंडर एनी लॉ कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, पिछले 12 महीने का जो भी ड्यू है, रेलिवेंट डेट से जो पिछले 12 महीने का ड्यू है वो पे करना होगा। या फिर कोई भी अमाउंट जो ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन और लाइबिलिटी, कोई भी अमाउंट क्या है जो ड्यू है, किसके रिस्पेक्ट में, कंपनसेशन लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में, वर्कमैन्स कंपनसेशन या प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड के रिस्पेक्ट में जो भी ड्यू है, या फिर इन्वेस्टिगेशन का जो अमाउंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो सेक्शन 213, 216 में है, तो ये सारी चीज़ें पहले पे होंगी। नाउ व्हाट इज़ द रैंकिंग, यहाँ पे भी जो हमने टैक्सेस देखा, यहाँ पे भी जो हमने हॉलीडे रेम्यूनरेशन देखा, एम्प्लॉय का पेमेंट देखा, या फिर कंपनसेशन देखा वर्कमैन का, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड में, या फिर इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंस देखा, यहाँ पे रैंकिंग क्या है, यहाँ रैंकिंग कुछ नहीं है। ये फिर से इक्वल प्रोपोर्शन में, ये भी क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा जो क्रेडिटर जिनके पास क्या है, फिक्स्ड चार्जेस है, क्रेडिटर्स विद द फिक्स्ड चार्ज। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद पेमेंट जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को क्या जाएगा, पेमेंट जाएगा। तो अगर एसेट इनसफिशिएंट है तो इन सबको फिर से इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर एसेट इनसफिशिएंट नहीं है तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप क्रेडिटर्स विद द फिक्स्ड चार्जेस दोगे, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को फिर प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या जाएगा, पेमेंट जाएगा। देन यहाँ पे भी जब डेट पे कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, उनको क्या जाएगी, प्रायोरिटी जाएगी डिबेंचर होल्डर विद द फ्लोटिंग चार्जेस। ना जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक्सपेंस का भी इसी तरह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज करो कोई एक्सपेंस क्या किया है, लिक्विडेटर ने किया है, लिक्विडेटर ने क्या किया है, कोई एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे इस एक्सपेंस को भी ऐसे ही प्रोपोर्शन में डिवाइड करके हमें क्या करना है, एक्सपेंस को भी क्या करना है, डिवाइड करना है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, 327 इस प्रेफरेंशियल पेमेंट और 326 था। इन प्रेफरेंशियल पेमेंट को ओवरराइड करते हुए कुछ दो चीज़ें क्या करनी होगी, पे करनी होंगी। तो यहाँ पे ये दिया गया है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 328। अब सेक्शन नंबर 328 क्या है, यहाँ पे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। 328 इज अबाउट व्हाट, 328 इज अबाउट द फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। नाउ 328 इज अबाउट द फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। तो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में क्या है, यहाँ पे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस के लिए बोला है अगर 6 मंथ पहले आपको पता था, आपको कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि वाइंडिंग अप होना है, और वाइंडिंग अप के जस्ट 6 मंथ पहले अगर किसी भी क्रेडिटर को, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे श्योरिटी वाले हो, गारंटर हो, किसी को भी जिससे आपको कुछ पे करना था, अगर उस पर्सन को आपने कोई प्रेफरेंस दिया है, प्रेफरेंशियल दिया है पोजीशन, दैट मीन्स देखो प्रेफरेंशियल पोजीशन मतलब उससे बेनिफिट, क्रेडिटर को बेनिफिट किसको जाना चाहिए, क्रेडिटर को बेनिफिट जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी करके रखा है, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस कहलाएगा। तो बोलते हैं अगर कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी ने प्रेफरेंस दिया है किसी भी पर्सन को जो या तो क्रेडिटर की तरह है, श्योरिटी वाले की तरह है, गारंटर है,
इससे अगर प्रेफरेंस दिया है और इस तरह से प्रेफरेंस दिया है कि वाइंडिंग अप के 6 महीने पहले ही ये प्रेफरेंस गया है, 6 मंथ बिफोर द वाइंडिंग अप, तो इस केस में अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, गुड्स डिलीवर किए गए हैं, पेमेंट किया है, एग्जीक्यूशन किया है, कोई भी चीज़ की है विद इन 6 मंथ बिफोर मेकिंग द वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, वाइंडिंग अप एप्लीकेशन से जस्ट 6 महीने पहले, वाइंडिंग अप एप्लीकेशन से जस्ट 6 मंथ पहले अगर आपने ऐसा कोई भी प्रेफरेंशियल पेमेंट किया है तो वो प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। री एग्जीक्यूट क्या करना पड़ेगा, पुरानी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट द थिंग ओवर हेयर इज, यहाँ पे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस कब बोला जाएगा कि हाँ भाई ये फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, तो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस सिर्फ तब होगा सबसे पहले अ ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे डेटर को कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, यहाँ क्रेडिटर को बेनिफिट जाना चाहिए। डेटर को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर को बेनिफिट जाना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर बेनिफिट एंड क्रेडिटर बेनिफिट? हमारा एक क्रेडिटर है, हमारा रिलेटेड पार्टी हमारी क्रेडिटर है, रिलेटेड पार्टी क्या है, हमारी क्रेडिटर है, उनको पे करना है। पता चलता है क्या कि वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, सामने वाला बोलता है मुझे पेमेंट नहीं हुआ, हमने उसको क्या किया, हमारी कोई प्रॉपर्टी पहले ही दे दी कि तुम इससे क्या कर लेना, रिकवरी कर लेना। तो दैट इज़ व्हाट क्रेडिटर को बेनिफिट पहुंचाना, दैट इज़ व्हाट क्रेडिटर को बेनिफिट पहुंचाना, दैट इज़ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। लेकिन सपोज करो हमारा एक क्रेडिटर कौन है, बैंक है, हमें बैंक को पेमेंट करना है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं प्लीज़ इतना ओवरड्राफ्ट दे दो। अगर इतना आपने ओवरड्राफ्ट हमें दे दिया तो इस ओवरड्राफ्ट से क्या हो जाएगा, हम ये वाली प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करते हैं, हमारा बिजनेस फिर से क्या हो जाएगा, स्टैंड अप कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ही बेनिफिट है कि अगर हमें ये क्या मिल गया, लोन मिल गया, तो ये लोन से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को फिर से स्टैंडिंग पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। तो इट इज़ नॉट टू गिव अ प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस टू एनीवन, यहाँ कोई प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे तो डेटर के ही बेनिफिट के लिए कोई बात हो रही है, तो ये फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस नहीं है। तो वन ऑफ द कंडीशन फॉर फ्रॉडलेंट प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस किसको जाना चाहिए, प्रेफरेंस क्रेडिटर को जाना चाहिए। चाहे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करो, चाहे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स करो, पेमेंट करो, किसी भी वे में प्रेफरेंस किसको, क्रेडिटर को जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज़ कि ट्रांसफ़र किसका हो सकता है, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, पेमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो, किसी भी तरह से क्या हो सकता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ट्रांजैक्शन इन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। थर्ड कंडीशन, ये ट्रांजैक्शन होना कब चाहिए, तो ये ट्रांजैक्शन 6 मंथ के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, पिटीशन कर रहे हो, किसका, वाइंडिंग अप का, तो प्रेजेंटेशन ऑफ वाइंडिंग अप पिटीशन, जहाँ पे वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 272, सेक्शन 272 में वाइंडिंग अप पिटीशन करने से जस्ट पहले 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ किया है तो वो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस हो सकता है। एंड इसके साथ एक और कंडीशन क्या है, ये वॉयलेंट्री एक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वॉयलेंट्री एक्ट। किसी ने प्रेशर में अगर ये चीज़ करवाई हो तो वॉयलेंट्री एक्ट इज़ समथिंग कि आपने प्रेफरेंस दिया है बट प्रेशर में आके अगर कोई चीज़ की है तो दैट इज़ नॉट एन वॉयलेंट्री एक्ट। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफ़िल होती है तब इसे क्या कहेंगे, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। एंड दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेट कर सकता है, पेमेंट ऑफ मनी, किसी भी तरह का ये क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शन पिटीशन से 6 महीने पहले का है। वॉयलेंट्री एक्ट है, ये क्या है, वॉयलेंट्री एक्ट है और यहाँ पे प्रेफरेंस अदर क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है। डोमिनेंट मोटिव है, एक को डोमिनेट करके दूसरे को प्रेफरेंशियल पेमेंट देने का ही क्या है, मोटिव यहाँ पे है। अगर ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, फुलफ़िल होती हैं तो ये क्या है, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है। ये क्या है हमारा, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। तो अगर कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी कि फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, अगर क्या हो गया, हमारा ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, किस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई ये क्या है, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, तो वो डिक्लेयर करेगा कि ये फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है और रीपोजीशनिंग लेनी पड़ेगी उन चीज़ों की, रिस्टोर करना पड़ेगा पोजीशन इस तरह जैसे कि कभी फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या करना
पड़ेगा, पोजीशन को रीस्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को रीस्टोर करना पड़ेगा। इस तरह से पोजीशन रीस्टोर होगी जैसे कभी भी क्या नहीं हुआ था, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस तो दिया ही नहीं गया था। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्ट, जैसा बोला कोई वॉलेंट्री एक्ट होगा तभी फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, इनवॉलेंट्री एक्ट इज़ नॉट अ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर को बेनिफिट होना चाहिए, डेटर के बेनिफिट की बात नहीं हो रही है। देन अगेन 328 के बाद अब कुछ चीज़ें जो वॉइड कर रहे हैं, उन वॉइड वाली चीज़ों को देखते हैं। एक तो 6 महीने वाला हो गया कि फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस वॉइड है, रीस्टोर करनी होगी पोजीशन। अब सेकंड पे क्या बोलते हैं, कोई भी गुड फेथ में क्या किया आपने, ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र नॉट इन गुड फेथ, कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र किया जो गुड फेथ में नहीं था। सामने वाले को जिसको आपने ट्रांसफ़र की कोई प्रॉपर्टी, उसे पता ही नहीं था कि क्या है, वाइंडिंग अप वाली चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल इमूवेबल, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, जो कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, किसके अगेंस्ट, शैल बी वॉइड अगेंस्ट कंपनी लिक्विडेटर इफ इट वॉज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year प्रायर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ वाइंडिंग अप पिटिशन। वाइंडिंग अप पिटीशन के 1 साल पहले, वाइंडिंग अप पिटीशन जिस दिन फाइल हुआ उससे पहले 1 साल पहले अगर क्या हो रहा है, उससे 1 साल पहले आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी, उससे 1 साल पहले जस्ट क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, गुड्स की डिलीवरी हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी लिक्विडेटर ने अगर ऐसा कुछ किया है तो ये वॉइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। और यहाँ भी प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा, रीस्टोरेशन करना पड़ेगा। यहाँ भी प्रॉपर्टी का रीस्टोरेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी के रीस्टोरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 2 केस है। एक तो सफिशिएंट कंसिडरेशन था, वैल्यूएबल कंसिडरेशन था, जिसके वैल्यूएबल कंसिडरेशन से आपने ट्रांसफ़र किया। अगर कंसिडरेशन वैल्यूएबल था, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के चलते आपने अगर ट्रांसफ़र किया है, तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के चलते अगर ट्रांसफ़र किया है तो ये क्या है, वॉइड नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, तब भी क्या नहीं होगा, ये वॉइड नहीं कहलाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने वैल्यूएबल कंसिडरेशन ले रखा है, आपने क्या किया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन यहाँ पे चार्ज किया है, तो भी क्या नहीं होगा, ये वॉइड नहीं होगा। फिर इसके बाद एक और सेक्शन जो बोलता है कुछ ट्रांसफ़र वॉइड होंगे, कुछ ट्रांसफ़र क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो बोलता है सेक्शन नंबर 330, कोई भी ट्रांसफ़र, कोई भी असाइनमेंट कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट का अगर ट्रस्टी को दिया है फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स क्रेडिटर, किसी ट्रस्टी को आप ट्रांसफ़र कर रहे, डायरेक्ट क्रेडिटर को ट्रांसफ़र नहीं करी, प्रॉपर्टी असाइनमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, आप किसी ट्रस्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए, तो क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए ट्रस्टी को भी ट्रांसफ़र किया, वो वॉइड है। फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस 328, 329, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र 1 साल पहले अगर किया है पिटीशन फाइल करने से। फिर 330 टाइम लिमिट नहीं देता, सीधे बोलता है ट्रस्टी को ट्रांसफ़र किया क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए, ये भी क्या है, वॉइड ही कहलाता है। अब हमने जो 328 देखा दैट वाज फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ लाइबिलिटी एंड राइट दे के रखें, कुछ लाइबिलिटी एंड राइट ऑफ सर्टेन पर्सन दिए हैं। तो बोलते हैं कि फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस जब होगा हमें रीस्टोर करना होगा प्रॉपर्टी को। फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस जो है तो हमें ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा, रीस्टोर करना होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हम रीस्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सामने वाले जिससे हम रीस्टोर कर रहे हैं वो लाइबल हो जाएगा हमको देने के लिए, लेकिन कितने के लिए लाइबल होगा, सिर्फ उतने पार्ट के लिए जितने का बेनिफिट उसको दिया गया था, उतने पार्ट के लिए वो लाइबल हो जाएगा। या तो जितने का इंटरेस्ट उसको क्रिएट हुआ है, जितने के लिए वो क्या है, इंटरेस्टेड है, या फिर जितने का मॉर्गेज उसको चार्ज जितना क्रिएट किया है, वॉट एवर इज़ लेस, उसके लिए ही विल बी वॉट, लाइबल, वो उतने के लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। नाउ 328 फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस, 329 वॉइड अगर 1 साल पहले गुड फेथ में नहीं किया, और 329 ऐसे भी वॉइड होगा अगर ट्रस्टी को दे रहे हो। फिर आता है 331, 331 क्या आता है, लाइबिलिटी एंड राइट। अगर क्या हुआ है, सर्टेन पर्सन को क्या किया है, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में कुछ दिया है, तो उनकी लाइबिलिटी क्या आती है।
नाउ सेक्शन नंबर 332 दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। 332 किस चीज़ के लिए? इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। अब 332 में क्या दिया है? पर्पस। सबसे पहले फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज। नाउ व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है सपोज हमारी कंपनी का क्या है, हमारी कंपनी को लोन चाहिए। अब हमारी कंपनी को अगर लोन चाहिए तो सामने वाला बैंकर क्या बोल रहा है? ऑलरेडी यू हैव नॉट पेड सर्टेन सपोज EMI आपने नहीं पे की, वाई ही विल बी गिविंग यू द लोन। तो हमने बोला आप इतना एक्स्ट्रा लोन हमको दे दो। अगर आपने इतना एक्स्ट्रा लोन दे दिया तो माई कंपनी विल बिकम सॉल्वेंट। मेरी कंपनी क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट हो जाएगी, अभी जो इंसॉल्वेंसी पे जा रही है। हमने उससे लोन की तरह क्या लिया? एक्स्ट्रा अमाउंट लिया। पुराना डेट की बात नहीं चल रही, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या लिया हमने? लोन की तरह लिया। नाउ वी आर प्रॉमिसिंग दैट पर्सन कि जब भी आपको लगेगा कि कंपनी का क्या हो रहा है, गड़बड़ चल रही है, तो आपको एक क्या हो जाएगा? चार्ज क्रिएट कर दिया जाएगा। मतलब एक असेट आपके लिए क्या हो जाएगी? सिक्योर कर दी जाएगी। फिक्स चार्ज आपका हो जाएगा उस असेट पे। बट ये तभी होगा जब इवेंट ऑकर होता है। इवेंट कौन सा हो सकता है? वाइंडिंग अप या फिर जो भी एज द केस में भी इवेंट वहाँ पे क्या करके रखा है, डिसाइड किया है। तो यहाँ बोलते हैं ऑन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। कोई इवेंट अगर होगा तब फिक्स चार्ज क्रिएट होगा ऑन बैलेंस असेट इन बैलेंस शीट। जो भी असेट बची हुई है उन पे इसका क्या हो जाएगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए तो हमने वहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे? सेक्शन 327 में प्रेफरेंशियल पेमेंट में पहले सबको पेमेंट होता है, उसके बाद उन क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है जिनका फिक्स्ड चार्ज क्रिएटेड है। तो यहाँ पे बोला है जो भी बैलेंस असेट बचेगी बैलेंस शीट में उस पर आपका क्या हो जाएगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये प्रॉमिस किया जा रहा है, दैट इज़ फ्लोटिंग चार्ज। अभी जब तक वो इवेंट ऑकर नहीं होता, जब तक वो इवेंट नहीं है तब तक ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट ऑकर होगा ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड हो जाएंगे अगर इवेंट क्या होता है? ऑकर होता है। नाउ ये चार्ज कैसे वैलिड रहेगा? देखो अगर आप सॉल्वेंट होके कोई लोन ले रहे हो, कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पे कोई वॉइड नहीं होगा। आप सॉल्वेंट नहीं हो और लोन ले रहे हो वो भी वैलिड है। आप सॉल्वेंट नहीं हो, लोन ले रहे हो और लोन का 5% का इंटरेस्ट भी अलाउड है। बट कंडीशन ये है कि अभी सॉल्वेंट नहीं हो, लोन लेने के बाद क्या हो जाओगे? सॉल्वेंट हो जाओगे। देन लेकिन अगर आप अभी सॉल्वेंट नहीं हो और लोन नहीं ले रहे हो, लोन की जगह किसी और तरह से कोई अमाउंट किसी से क्या कर रहे हो? ले रहे हो और उसको चार्ज क्रिएट कर रहे हो, ये लोन भी नहीं है और उसको क्या कर रहे हो? चार्ज क्रिएट करके दे रहे हो, दैट इज़ एन इनवैलिड चार्ज। वो चार्ज क्या है? इनवैलिड है। तो यहाँ पे सेक्शन 332 बोलता है एक इंसॉल्वेंट कंपनी को कि आप ऐसे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते अपने पास ड्यूज़ के लिए। सपोज़ मैंने एक्स्ट्रा लोन अभी 10 लाख मांगा और पुराना ऑलरेडी जो ड्यू था वो 50 लाख था, तो 50 लाख के लिए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। जो एडिशनल अभी अमाउंट लिया है उसके लिए फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। एंड सेकेंड, जो मनी अभी मुझे नहीं मिला है, द कैश दैट हैज़ नॉट बीन गिवन, मैंने 10 लाख का एक्स्ट्रा लोन लिया लेकिन अभी 7 लाख ही मुझे दिया, तो 7 लाख पे ही चार्ज क्रिएट होगा। जब तक 3 लाख मुझे मिलेगा नहीं तब तक उसका चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इन अ नटशेल द कॉन्सेप्ट ऑफ 332 इज़, ये इंसॉल्वेंट कंपनी को प्रिवेंट करता है कि कहीं वो पास ड्यूज़ पे चार्ज ना क्रिएट कर दे। ये पास ड्यू पे चार्ज क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, तो सिक्योर करना पास ड्यू पे या फिर मनी जो आपको अभी तक हाथ में मिली ही नहीं है उस पर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। फ्लोटिंग चार्जेस आपने कब क्रिएट करना है? तो अगर आपने वाइंडिंग अप कमेंसमेंट के 12 महीने पहले कोई भी ऐसा फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, तो वाइंडिंग अप से जस्ट 12 मंथ पहले अगर ऐसा कोई फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट किया है तो वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंसॉल्वेंट होके लोन नहीं लिया तो भी इनवैलिड है, और अगर 12 महीने में ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। बस 2 केसेस हैं जब ये 1 साल में भी किया हुआ इनवैलिड नहीं रहेगा। अगर आप सॉल्वेंट थे, अगर आप अभी इंसॉल्वेंट थे और इमीडिएटली ये लोन लेने के बाद सॉल्वेंट हो जाते हो, या फिर अगर आप सॉल्वेंट नहीं हो लेकिन लोन रिसीव कर रहे हो 5% इंटरेस्ट पे, तब भी ये क्या है? ये फ्लोटिंग चार्ज क्या रहेगा? वैलिड ही रहेगा। तो फ्लोटिंग चार्ज क्या रहेगा? वैलिड रहेगा 2 केसेस में। अगर आप इमीडिएटली आफ्टर दी फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाते हो? सॉल्वेंट हो जाते हो, या फिर
फ्लोटिंग चार्ज जो है, जो भी कैश वगैरह रिसीव हुआ है इंटरेस्ट के लिए लोन पे लिया है और वो लोन 5% तक इंटरेस्ट के लिए क्या है, अलाउड है। कोई और भी रेट हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। दिस हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन नंबर 332। नाउ covering section number 333, 330 is this 33 is the section for disclaimer of onerous property। onerous property का मतलब क्या है? onerous property का मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका पेमेंट करना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इससे अच्छा उस प्रॉपर्टी को छोड़ देना ही अच्छा है। तो कुछ राइट्स को लीव करना इज़ मच मोर बेनिफिशियल। अगर कोई लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को पे करना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना इज़ बेटर। अब ये ओनरस प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, लैंड हो सकता है, शेयर हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है। अब ये लिक्विडेटर के ऊपर है। किसके ऊपर है? लिक्विडेटर के ऊपर है कि क्या वो ओनरस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहेगा। ऑब्वियसली तो अगर लिक्विडेटर को, जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होता है विद इन अ मंथ उसे पता चलता है कि कोई ओनरस प्रॉपर्टी है, तो 1 मंथ में पता चलने के बाद 12 मंथ्स का टाइम होता है। कितने? 12 मंथ्स का टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर क्या कर सकता है, ये डिस्क्लेमर दे सकता है कि आई हैव टू डिस्क्लेम विद द ओनरस प्रॉपर्टी। सपोज विद इन 1 मंथ लिक्विडेटर को पता ही नहीं चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ओनरस है, तो जिस टाइम उसे पता चलता है वहाँ से 12 मंथ द टाइम ही बिकम अवेयर। जब हमारा क्या है, लिक्विडेटर अवेयर होता है, द टाइम ही बिकम अवेयर विद इन 12 मंथ्स। उसके बाद से 12 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है, उसके बाद 12 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है, ओनरस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, डिस्क्लेम किया जा सकता है। नाउ इसके बाद क्या होता है, ये जो ओनरस प्रॉपर्टी है जिसको डिस्क्लेम किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे ही डिस्क्लेम नहीं करना है किसी ओनरस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे आपको पहले नोटिस देना होगा उस पर्सन को जो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड पर्सन को आपको एक नोटिस देना होगा कि वी आर थिंकिंग ऑफ द डिस्क्लेमर। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रिब्यूनल लगाएगा, ट्रिब्यूनल वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है और उस बेसिस पे ही डिस्क्लेमर होगा। लेकिन आप डिस्क्लेम नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को अगर सपोज करो पर्सन जिसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसने लिक्विडेटर को बाकायदा इन राइटिंग एप्लीकेशन करके पूछा था कि क्या आप इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करोगे या नहीं करोगे। खुद पर्सन जिसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो लिक्विडेटर को क्या कर रहा है, एप्लीकेशन देके इन राइटिंग पूछ रहा है वेदर यू आर गोइंग टू डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी और नॉट। एंड वाली कंडीशन है। और कंपनी लिक्विडेटर ने क्या नहीं किया, कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। कंपनी लिक्विडेटर हैज़ नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 28 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर जो भी एक्सटेंडेड पीरियड था, जितना ट्रिब्यूनल ने एक्सटेंशन दे दिया पीरियड का, या तो 28 days या फिर एक्सटेंडेड पीरियड। दिस टर्म ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड इज़ कंपल्सरी टू बी रिटर्न ओवर इन दिस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पहले सिर्फ 28 days था, बाद में इसको एक्सटेंशन दिया गया कि एक्सटेंशन पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ट्रिब्यूनल दे सकता है। तो यहाँ पे अगर उसने कुछ भी क्या नहीं किया, बोला नहीं कि यस वो डिस्क्लेमर करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो फिर यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, कंपनी लिक्विडेटर अब डिस्क्लेम नहीं कर सकता विद द प्रॉपर्टी। एंड सपोज करो प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करके कुछ जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको कुछ डैमेज होता है, तो उसे कंपनसेशन एंड डैमेज बाकायदा क्या किया जाएगा, अवॉर्ड किया जाएगा। तो डिस्क्लेमर से जो भी कंपनसेशन या डैमेज बनता है सामने वाले पर्सन का, वो डैमेज और वो जो कंपनसेशन है वो दिया ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 333, दैट इज़ ओनरस प्रॉपर्टी को क्या करना है, डिस्क्लेम करना। उसको लायबिलिटी भरने से अच्छा तो ये है कि क्या कर लें, ऐसी प्रॉपर्टी के राइट्स को छोड़ दिया जाए। दैट इज़ नथिंग बट ओनरस प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज़ अगेन समथिंग वॉइड बोल रहा है, बोलता है जैसे ही वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ, 334 बोलता है जैसे ही वाइंडिंग अप स्टार्ट होता है तो कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन में लाना, चाहे वो एक्शनेबल क्लेम क्यों ना हो, तो कंपनी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को क्या करती है, डिस्पोजिशन करती है या फिर ट्रांसफ़र करती है शेयर्स को, या फिर ऑल्टर करती है स्टेटस ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रिलेटेड ही बात चलिए, चाहे एक्शनेबल क्लेम हो, शेयर्स हो, इनके स्टेटस को ऑल्टर करना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब तक ट्रिब्यूनल परमिट नहीं करेगा किसी प्रॉपर्टी को के पोजीशन को चेंज करना, ओनरशिप चेंज करना, स्टेटस ऑल्टर करना,
दैट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम शेयर्स ऑल्सो, तब तक क्या होगा, ये वॉइड रहेगा। तो व्हाट आई गेस सारे वॉइड वाली चीज़ें एक साथ इकट्ठे करके एक क्लस्टर में रखनी चाहिए। कहाँ पे क्या बोला है, कहाँ पे 1 ईयर वाला टर्म दिया है, कहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र बोला है ट्रस्टी को देने के लिए, कहाँ पे बोला है कि किसी भी तरह का ट्रांसफ़र आप कर रहे हो और ट्रिब्यूनल से परमिशन नहीं ले रहे हो तो भी क्या है, वॉइड है। इनफैक्ट अगर किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज भी क्रिएट करना है, जहाँ पे जो कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, और यहाँ पे कंपनी वाइंड अप हो रही है, किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज भी क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज बैंकर वगैरह कोई भी किसी इस प्रॉपर्टी पे क्या करना चाहते, कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना चाहते, उन्हें भी क्या लेना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल की परमिशन। तो सर्टेन अटैचमेंट एग्जीक्यूशन इन वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल वॉइड हो जाएगा। तो जब तक ट्रिब्यूनल क्या नहीं बोलता, वेयर अ कंपनी इज बीइंग बाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, तो कोई भी अटैचमेंट, डिस्ट्रेस या फिर एग्जीक्यूशन अगर ट्रिब्यूनल की आप परमिशन नहीं लेते, उसके बिना कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच करते हो, वो भी क्या है, वॉइड है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस या ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए कोई अटैचमेंट करती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, देन दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई ओवर हेयर। तो 330 जो आपका था 335 दैट इज़ अबाउट द सर्टेन अटैचमेंट एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। Then covering what section number 336 is nothing just a reading part of the section, जो क्या बोलता है कि अगर ऑफिसर ऑफ द कंपनी कोई भी क्या करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसका ऑफेंस क्या है, उसे कम से कम 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो 5 ईयर्स तक जाएगा, और फाइन कम से कम 1 लाख का होगा जो 3 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जस्ट अ रीडिंग पार्ट ओवर है कि कौन कौन से क्या हो सकते हैं, ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ दिस 336 की क्या क्या ऑफेंसेस है। तो उसकी जो ऑफेंसेस के लिए इम्प्रिजनमेंट है 3 नॉट लेस देन 3, कम से कम 3 साल, और जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स, और फाइन नॉट लेस देन 1 लाख, जो कितना एक्सटेंड हो सकता है, 3 लाख तक क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। देन सेक्शन 344, सेक्शन वॉट 344, डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी, देखो अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है तो हर एक डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी कि भाई कंपनी वाउंड अप हो रही है। ये बोलता है सेक्शन नंबर 344 कि कंपनी वाउंड अप हो रही है तो हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखना पड़ेगा कि कंपनी वाउंड अप हो रही है। नहीं लिखा तो कम से कम 50,000 का क्या होगा, फाइन होगा, और वो 3 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। 50,000 का क्या होगा, तुम्हारा पेनल्टी होगा, फाइन होगा। फाइन यू हैव टू राइट 50,000 का फाइन होगा जो 3 लाख तक क्या करा जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। 345 क्या है, बुक्स एंड पेपर जो भी कंपनी के हैं वो एज एन एविडेंस रहेंगे, और जैसे ही कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, कंपनी का क्या हो जाता है, जैसे ही वाइंड अप हो जाता है उसके बाद भी 5 साल तक कम से कम इन बुक्स एंड पेपर्स को क्या करना होगा, संभाल के रखना होगा। 5 ईयर्स के बाद कोई लाइबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट 5 ईयर्स तक क्या करना होगा, इन बुक्स एंड पेपर्स को कस्टडी में रखना होगा, संभाल के रखना होगा। दैट इज़ गिवन इन 347। और ये जो भी बुक्स एंड पेपर्स है इसका इंस्पेक्शन कोई भी क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटर कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल एनी टाइम, किसी भी टाइम जब क्या होगा, ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर दे दिया तो ये क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर इन बुक्स एंड पेपर्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई बात नहीं है इन बुक्स अकाउंट्स को क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बुक्स एंड अकाउंट्स के लिए क्या बोला है, बुक्स अकाउंट्स क्या है, एविडेंस की तरह 345 बोलता है। 346 इंस्पेक्शन की बात करता है कि क्रेडिटर या फिर कंट्रीब्यूटर ही क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पे कोई बार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके अथॉरिटीज़ का कोई बार नहीं है, और ये कम से कम आफ्टर वाइंडिंग अप 5 ईयर्स तक क्या होना चाहिए, ये सारे बुक्स एंड अकाउंट्स क्या होने चाहिए, संभाल के रखे जाने चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो फाइन 50,000 तक लग सकता है। फाइन कितना हो सकता है, 50,000 तक का फाइन हो सकता है। दिस इज़ अनदर 10 सेक्शंस ऑफ द वाइंडिंग अप। लेफ्ट ओवर इज़ ओनली 5-6 सेक्शंस जो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो होप द वाइंडिंग अप लर्निंग सेशन वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। सो जस्ट लर्न इट, कॉपी पेन उठाओ, लर्न करते जाओ, लिखते जाओ। वाइंडिंग अप की इसके बाद एक क्या कर लेना, बुक से रीडिंग ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन कवर करना। So that is all for today. We'll be back with next 5-6 question of winding up soon. तो ये भी आपका वाइंडिंग अप ख़त्म।
Thank you. This is Ankita Arora from Study Medicine.